आज हम 9:30 बजे लोकेश सेठिया जी के साथ कनेक्ट होंगे और उनसे फिर से समझेंगे कि आज वो मार्केट को कैसे देख रहे हैं। फ्राइडे को दोस्तों जब हम लोकेश सेठिया जी के साथ कनेक्ट हुए थे, तो आपको याद होगा कि उन्होंने 20,000 का टारगेट दिया था मार्च तक के लिए। और लोकेश जी बहुत ही बुलिश है मार्केट में और बहुत अच्छे-अच्छे स्टॉक्स उन्होंने पहले भी हमारे चैनल पर बताए हैं हमारे दर्शकों को और जिससे हमारे दर्शकों ने काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा बनाया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो टाटा मोटर्स इसके अंदर में उन्होंने 2 दिन पहले ही कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे दिया था उसके फंडामेंटल और टेक्निकल को एनालाइज करते हुए। और उनकी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल ये दोनों का मिक्स इतना जबरदस्त हुआ था कि 2 दिन के अंदर ही हमें उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं देखने मिल गया था। यही एक अच्छे एनालिस्ट की दोस्तों पहचान होती है कि वो पहले से ही कहीं न कहीं एक मार्केट में जो होने वाला है, उसको उसको गेस कर लेते हैं और उसके हिसाब से हमारे जो दर्शक हैं या फिर जो व्यूअर्स हैं, जो एडवाइस लेते हैं उनसे, उनको वो पहले से ही आगाह कर देते हैं और सजेस्ट कर देते हैं कि आपको इसके अंदर में ट्रेड करना है या नहीं करना है। अच्छे एनालिस्ट की एक पहचान ये भी होती है कि वो ये भी बता देते हैं कि किस सेक्टर से हमें दूर रहना है और कहाँ हमें इंटर नहीं करना है। सो दोस्तों 9:30 बजे हम लोकेश जी के साथ कनेक्ट होंगे और हम समझेंगे उनकी नज़र से मार्केट को वो कैसे देख रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, निफ्टी अभी 17,980-81 पर करीबन 54-55 पॉइंट ऊपर चल रहा है। बैंक निफ्टी को अगर मैं दिखाऊं तो बैंक निफ्टी 39,980 40,000 को पार करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। 40,000 पर एक अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी जिसको कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग फैक्टर इंडिया विक्स होता है। अगर उसको देखा जाए तो इंडिया विक्स करीबन 0.5% जो है वो अभी नीचे है और इसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर पड़ता है। और इंडिया विक्स से निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या असर पड़ता है इसको भी हम समझेंगे। हम अपने शो में किसी एक दिन किसी अच्छे एक्सपर्ट को इनवाइट करेंगे जो वॉल की जो इम्पैक्ट पड़ती है मार्केट के ऊपर में उसको हमें थोड़ा विस्तार से बताएंगे ताकि हमारे दर्शक इस बात को समझ पाए कि इंडिया विक्स भी देखना क्यों जरूरी है और इंडिया विक्स बेसिकली क्या दर्शाता है। अगर हम हैवी वेट्स की बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस मोरलेस फ्लैट है। ओपन हुआ था रिलायंस कुछ 2545 पर और 2548 का हाई और 2530 का लो बनाकर अभी 2536-37 के आसपास चल रहा है। एसीसी दोस्तों अगर देखा जाए तो एसीसी अपना अप ट्रेंड मेंटेन किया हुआ है। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। सो मैं बोलूंगा ये उसी कैटेगरी का स्टॉक अभी बना हुआ है जिसमें वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप थर्सडे और फ्राइडे जब मार्केट गिरा था लास्ट वीक में, उस समय भी अगर आप देखेंगे तो एसीसी उतना ज्यादा इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ा हुआ था। ये अपना उछाल बना के रखा हुआ था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम पेंट सेक्टर जिसको हम सीजनल स्टॉक भी बोलते हैं, दिवाली का टाइम रहा है, सो पेंट सेक्टर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड हुआ लास्ट कुछ समय में। ऊपर से एक अच्छा खासा करेक्शन अगर आप एशियन पेंट्स को देखें दोस्तों तो करीबन 3500 के आसपास इसके अंदर में गिरावट बननी शुरू हुई थी जो कि नीचे में करीबन करीबन ये 2900 के आसपास तक गया है। तो ये एक अच्छी खासी गिरावट थी 3500 से 2900 का, वो भी तब जब ये दिवाली के ठीक पहले वाला समय है जब इसकी रेवेन्यू ग्रोथ काफी हाई होती है, सीजनल स्टॉक्स हो जाता है उस समय में ये। बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई मोरलेस फ्लैट है। बहुत ज्यादा कुछ रुझान इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों बहुत जल्द लोकेश जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और लोकेश जी से हम समझेंगे कि आज वो मार्केट को कैसे देख रहे हैं। उनके पिटारे में आज हमारे दर्शकों के लिए कौन सा स्टॉक है, बिकॉज हमारे कई सारे दर्शक ये डिमांड कर रहे हैं कि जैसा उन्होंने टाटा मोटर्स में बताया था तो उसी तरह का अगर कुछ स्टॉक अगर बता दे तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये राम शरण जी हैं कटिहार बिहार से। राम शरण जी बिल्कुल जी हम कोशिश करेंगे लोकेश जी के पिटारे से ऐसे ही कुछ स्टॉक निकलवाने की, बिकॉज बहुत बहुत ही उम्दा उम्दा स्तर के एनालिस्ट हैं वो। सो हम कोशिश करेंगे उनसे बात करके। लोकेश जी हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं। सो दोस्तों हम लोकेश जी को हम अपने साथ में कनेक्ट कर रहे हैं और उनसे हम समझते हैं
कि वो मार्केट को आज कैसे देख रहे हैं, और दिवाली के लिए या दिवाली से दिवाली तक के लिए भी हम उनसे बात करेंगे कि दिवाली से दिवाली तक के लिए उनके पिटारे में क्या स्टॉक है। गुड मॉर्निंग लोकेश जी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ लोकेश जी। धनतेरस की आपको बहुत बहुत बधाई। कुछ दर्शक ने संग संग भेजना शुरू कर दिया धनतेरस की लोकेश जी को, और आपको ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू आलोक जी, थैंक यू अर्पिता जी, थैंक यू नागेश जी हैदराबाद से हैं, थैंक यू। लोकेश जी कैसा लग रहा है मार्केट? मार्केट सर बढ़िया ही लग रहा है लोकेश जी। कहीं ना कहीं एक मार्केट में एक रुकावट सी आई हुई है सर। ये रुकावट नहीं है। जब भी आप गाड़ी फाइव के गियर में चलाते हो, करेक्ट, तो हमारी मार्केट 5 के गियर में गाड़ी चल रही है, तो थोड़ा बहुत ब्रेक मारना पड़ता है रास्ते में, अगर कोई आ जाता है तो वैसा रुकावट है। ऐसे गाड़ी रुकी नहीं है। ये अभी बहुत दूर जाना है। 5 से एक बार गियर हमने 3 में लेकर आए हैं, बट वापस 4 और 5 गियर में वापस गाड़ी आ जाएगी। लोकेश जी, एक्चुअली मार्केट में जो सेंटीमेंट बना हुआ था उसके अंदर में थोड़ा सा एक नर्वसनेस जैसा दिख रहा है। क्या इसका इम्पैक्ट, क्या ये इम्पैक्ट आज इस वीक जो फेड की मीटिंग है, क्या उसका इम्पैक्ट कुछ पड़ने वाला है या उसकी वजह नहीं से सर, रुका एक्चुअली हुआ है? नितिन जी, एक्चुअली हुआ क्या था, 3-4-7-8 दिन पहले कुछ ब्रोकरिंग हाउस ने इंडिया को डाउनग्रेड किया था। बिकॉज अगर अब इंडिया जिस हिसाब से ग्रो किया है लास्ट 1 साल में, अदर जो जितने भी कंट्रीज है बहुत पीछे हैं शेयर मार्केट के हिसाब से रिटर्न में। तो जैसे चाइना, अब ये बोला जा रहा है उस ब्रोकरिंग हाउस की तरफ से, चाइना ज्यादा वैल्यूएशन वाइज सस्ता दिख रहा है देन इंडिया, इसीलिए ये छोटा सा गिरावट आया था। बट ये एक मार्जिनल है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ये हमेशा होता रहता है। एंड हमारी ग्रोथ स्टोरी हमारे इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये बबल नहीं है, इसीलिए ये ग्रोथ स्टोरी कहीं रुक नहीं रही है अभी। ये जस्ट एक छोटा सा करेक्शन था, क्योंकि अगर आप देखो 16,900 16,800 से एक साथ में 18,500 मार्केट पहुंचा था, 18,600 या 36,000 के मार्केट से 42,000 का बैंक निफ्टी पहुंचा था। जब मैंने आपको बोला भी था बैंक निफ्टी 42,000 आना है, जब 37-38,000 मार्केट बैंक निफ्टी हुआ करता था, वो भी 1-1.5 महीने के अंदर, वो आया है। जब इतना एक बड़ा मूवमेंट होता है तो एक थोड़ा सुस्ताना चाहिए, वो ही हो रहा है। बट लॉन्ग रन में हम मार्केट को ऊपर ही देख रहे हैं, और अच्छा खासा ऊपर देख रहे हैं। तो आने वाले 4-5 साल इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। तो आपके दर्शकों के लिए यही है, रिसर्च अच्छा कीजिए या आपके एडवाइजर अच्छा चुनिए और अच्छी क्वालिटी का स्टॉक लीजिए, और इस 5-6 साल में जो प्रॉफिट आने वाला है उसको इन कैश कीजिए आपके पोर्टफोलियो में, आपके लाइफ में, और आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़िए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने वाला हूँ नितिन जी, आपके पास टाइम हो तो। बिल्कुल बताइए लोकेश जी। 2 चीज का एग्जांपल दूंगा, दोनों से मैं क्यों मार्केट में बुलिश हूं या किसी लिए मैं स्टॉक स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं, उसकी बात करते हैं। करेक्ट। सबसे पहले अभी हम बात करें टाटा पावर की, जो हमने आपके चैनल पे भी बहुत टाटा मोटर्स के साथ ही बताया था। बिल्कुल। तो आप देखोगे तो लोग बोलेंगे टाटा पावर में बबल हो गया है, 30 रुपए से 230 रुपए आ गया। करेक्ट। तो ये और कितना चलेगा? 30 रुपए से 230 रुपए आ गया, और कितना चलेगा? बिल्कुल। तो आप देख रहे हो एक चीज, अगर मेरे आंखों से देखोगे तो मैंने बोला टाटा पावर तो कुछ चला ही नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं फंडामेंटल नहीं कह रहा हूं, मैं टेक्निकल ही बात कर रहा हूं। अब इसको मंथली चार्ट में देखो, और 2011 से लेके 2021 तक का चार्ट देखो, आप कितना रिटर्न दिए। 2011 से लेके 2021 107 रुपए से 110 रुपए हुआ करता था, वहां से 230 चल रहा है। मतलब 10 साल में 8% सीएजीआर का रिटर्न नहीं है, एफडी का रिटर्न भी नहीं है। आप बोलो ये चला है कि नहीं चला? बिल्कुल। ये ऑल अबाउट टाइम फ्रेम है। ये ऐसा नहीं है जब 5 गुना हो गया तो महंगा हो गया और 1 गुना हुआ तो महंगा नहीं हुआ। आपको वैल्यूएशन देखना पड़ेगा, मार्केट कैप देखना पड़ेगा, प्राइस टू अर्निंग देखनी पड़ेगी, ईपीएस देखना पड़ेगा, तब आप डिसाइड कर सकते हो ये महंगा हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि शेयर 30 रुपए से 230 रुपए हो गया तो महंगा हो गया, ये धारणा गलत है। मैं ये सिर्फ प्रूव करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं लोकेश जी। अगर हम 2011 से, जैसा आपने बताया, वहां से अगर हम देखते हैं तो कुछ 130 रुपए से पहले ये स्टॉक 30 रुपए तक गया,
और उसके बाद 30 रुपए से आज 230 का सफर तय किया है। तो इसको मैं ऐसे एक दूसरे एंगल से देखूं अगर, तो इसको ऐसे बोल सकता हूं कि 30 रुपए से 130 रुपए तक तो वो जो डाउनफॉल था वो मैनेज कर रहा था, और एक्चुअल जो उसकी जो चाल हुई है वो 130 के बाद हुई है, जो आज 230 के पास है। तो उस मतलब अगर 10 साल में सीएजीआर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। 8% का सीएजीआर जो कि नॉर्मल आई थिंक 11 साल पहले 8% तो बैंक्स प्रोवाइड कर देते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ। ये स्टॉक तो कैसे महंगा दिख रहा है? ऐसे महंगा नहीं दिखा जाता। नंबर वन, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, सेम एग्जांपल आप निफ्टी के लेके चलो। तो निफ्टी अगर 2014 में देखोगे, या 2014 का निफ्टी का टॉप देखो 14-15 में, तो आप देखोगे 12,500 के करीब था, करेक्ट। वहां से आज 18,000 है, तो 6,000 पॉइंट चला है निफ्टी। कितने साल में? 6 साल में। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 9% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। निफ्टी का ऑन एन एवरेज जो ग्रोथ होता है वो 16% 17% होता है, अगर आप हिस्ट्रिकल देखोगे डेटा, करेक्ट। तो हम उस एवरेज से काफी नीचे हैं अभी भी। ऐसा नहीं है कि निफ्टी क्योंकि 8,000 से 18,000 हो गया तो बहुत ज्यादा चल गया। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, आपके दर्शकों को समझाने के लिए बोल रहा हूं क्यों मुझे लगता है मार्केट अभी भी बहुत दूर जाना चाहिए। ये डेटा है, आपको डेटा सिर्फ 10 दिन का नहीं देखना है, आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखना है। अगर आप बात कर रहे हो मुझे 5 साल 10 साल 20 साल मार्केट में रहना है, क्या इंडिया महंगा हो गया है? तो मैं आपको एग्जांपल यही दे रहा था। अगर आप देखो 2014-15 में 12,500 का टॉप था, वहां से आज 18,500 का टॉप बना है, तो कितना हुआ? 6,000 पॉइंट। ओनली 6,000 पॉइंट मार्केट चला है, तो 6,000 पॉइंट 8-9% के सीएजीआर है। और निफ्टी का हिस्ट्री है 18% सीएजीआर, 15% 16% सीएजीआर के चलने की। तो अभी अगर मैं 15% में एक्सट्रापोलेट करूं तो ये आज के दिन पे निफ्टी होना चाहिए था 27-28,000, जहां हमें 18,000 में मिल रहा है। तो मुझे तो 10,000 सस्ता दिख रहा है निफ्टी। बिल्कुल। तो देखने वाले की नजर होती है, आप किस तरह से निफ्टी को देखते हो, किस तरह से मार्केट को देखते हो, किस तरह के स्टॉक को देखते हो। बिल्कुल सर, अब तीसरा में दोस्तों अगर आप सुन रहे हो लोकेश जी को, दोस्तों अगर आप लोकेश जी को सुन रहे हैं तो एक बहुत ही डिफरेंट एंगल से लोकेश जी ने टाटा पावर और निफ्टी को बताया कि क्यों महंगा नहीं है। 12,000 से 18,000 का सफर महंगा क्यों नहीं है, बिकॉज एक बहुत ही कॉमन बात होती है कि हम किसी चीज को महंगा और सस्ता किस बेसिस पर तौलते हैं। ओके, उसकी प्राइस वैल्यू पर, उसकी वर्थ के हिसाब से। सो लोकेश जी बहुत ही क्लियरली और बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि निफ्टी आज के दिन में भी महंगा क्यों नहीं है। इसीलिए दोस्तों कल से ही हम इस चीज को कहीं ना कहीं एक एडवर्टाइज कर रहे हैं कि लोकेश जी आज हमें बताएंगे कि निफ्टी 20,000 के पार क्यों जाना चाहिए। बिकॉज लोकेश जी ने जब फ्राइडे को हमारे दर्शकों को बताया था कि निफ्टी 20,000 के पार वो देख रहे हैं, तो पर्सनली कुछ मेरे पास भी मैसेज आए थे और चैनल के पास भी कुछ मैसेज आए थे कि किस बेसिस पर लोकेश जी 20,000 के पार देख रहे थे। और आज कहीं ना कहीं लोकेश जी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि क्यों उनको निफ्टी अभी भी महंगा नहीं दिख रहा है और 20,000 के पार क्यों जाना चाहिए निफ्टी। सर, ये 20,000 का पार ज्यादा दूर नहीं है। मैं फरवरी की बात कर रहा था, बजट मंथ की बात कर रहा हूँ, तो वो ज्यादा दूर नहीं है। 4 महीने की ही बात कर रहा हूँ मैं। अभी मुझे तो निफ्टी 1 लाख दिख रहा है आने वाले 5 साल में। ओके, बट अभी वो बोलना, मुझे लगता है अभी ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब आएगा तब हम बात करेंगे। कभी इस रिकॉर्डिंग को उस टाइम पे आप चला दीजिएगा 4-5 साल के बाद, तो समझ में आएगा। बट हाँ, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं क्यों मुझे लगता है इंडियन ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है। ओके, एक और एग्जांपल लास्ट, उसके बाद मैं आपके स्टॉक्स एंड उसमें आता हूं। अगर आपको याद हो, आज से 2 साल से मोदी जी एक नारा लगा रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। इंडिया को हमें 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, करेक्ट। आज के दिन में हम 2.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। बिल्कुल। तो ऑन एन एवरेज मोदी जी ये बोल रहे हैं इंडिया को यहां से डबल करना है, करेक्ट। बिल्कुल 2.8 ट्रिलियन से मुझे अगर 5-5.5 ट्रिलियन जाना है तो यहां से मुझे डबल होना है। अब मोदी जी ये 2025 तक का टारगेट रखे थे। मैं मोदी जी के टारगेट को 5 साल और एक्स्ट्रापोलेट कर लेता हूं। जब 5 साल और लगेगा हमें, मोदी जी को मैं थोड़ा सा इतना नहीं मानता, मैं पर्सनली बहुत मानता हूं, मैं खाली कहने की बात कर रहा हूं, तो इतना नहीं मानता। मैं सोचता हूं इंडिया 2030 तक 5.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगी, करेक्ट। तो आप एक बात समझिए, 1947 से लेके 2021 तक हम 2.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने, है ना।
और हम ये बात कर रहे हैं 2021 से लेकर 2030 में 9 साल के अंदर हम उतना ही बड़ा पैसा बनाएंगे, मतलब 5.5 ट्रिलियन बन रहा है, उतना डबल होगा, राइट, उतना ही बनाएंगे। तो आप ये सोचो, जो 80 साल में जितना लोगों ने कमाया है वो 9 साल में कमाने वाले, तभी तो इतना होगा, डबल होगा। अब इस सोचो इस तरीके से, अगर 5 ट्रिलियन का मतलब क्या है, 2.5 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन अगर जाना है, 2.5 ट्रिलियन हमने 80 साल में कमाया है, नेक्स्ट 2.5 ट्रिलियन हम आने वाले 8-9 साल में कमाएंगे। तो मार्केट में इतना पैसा आने वाला है, इंडियन इकोनॉमी इतना ग्रो करने वाली है, मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं इंडियन इकोनॉमी में। तो अगर हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2030 तक भी पहुंचते हैं, तो जितना 80 साल में हमने कमाया है उतना 9 साल में कमाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक होना है, क्वालिटी स्टॉक में होना है, रिसर्च अच्छी करनी है, ऐसे चीज में रहना जैसे पैसा बने, ऐसा ना हो जब वैल्यू डिस्ट्रॉयड भी हो। स्टॉक होगा तो वैल्यू डिस्ट्रॉयड भी निकलेंगे, बहुत सारे निकलते हैं, हर साल कोई ना कोई निकलेगा। आपको उससे बच के रहना है, आपका रिसर्च सही रखनी है, तो आप पैसा अच्छा बना पाओगे, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आराम से आगे बढ़ पाओगे। ये नवरात्र का, ये दिवाली का मेरा सबसे मूल मंत्र है सबके लिए पैसा बनाने का, स्टे इन्वेस्टेड इन इंडिया, स्टे इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट, बट इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स। आने वाले 10 साल में आपको बहुत पैसा मिलेगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, सिर्फ 10 लाख रुपए 25%, ज्यादा नहीं कमाना है, 25% सीएजीआर का कमाते हैं, 30 साल में 100 करोड़ रुपए होते हैं। मतलब टॉप 5 इलाइट ग्रुप में, 5% के इलाइट ग्रुप में आप आ सकते हो, सिर्फ 10 लाख रुपए लगा के 25% सीएजीआर ग्रो करके। आपको ये देखना है मतलब सालाना 25% कैसे कमाना है, आपको साल में डबल नहीं करना है पैसा को, साल का 25% आपको कमाना है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। इतना ध्यान रखिए, 30 साल में 100 करोड़ रुपए होते हैं। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, एक्सेल में बहुत सारे सीएजीआर कैलकुलेटर मिलता है प्ले स्टोर पे, उससे भी कर सकते हैं। ओके जी सर, आप अपना क्वेश्चन ले सकते हैं। दोस्तों लोकेश जी ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमें कहीं ना कहीं एक इंडिया की एक ग्रोथ स्टोरी का एक सिनॉप्सिस हमें दिखाया है कि कैसे हम $2.5 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं, क्यों इंडिया के अंदर में ग्रोथ होगा, क्यों वो आज 5 साल के बाद में निफ्टी को 1 लाख पर देख रहे हैं। बिकॉज वो जब बोल रहे हैं कि निफ्टी 1 लाख होगा या फिर बजट सेशन तक 20,000 होगा, उनके पीछे लोकेश जी का डेटा बैकअप है, लॉजिक है। और लोकेश जी से हम जब भी बात करते हैं तो हमारे पास कुछ दर्शकों की भी राय आई थी कि लोकेश जी टॉक्स लॉजिकली। बिल्कुल, लोकेश जी बहुत ही लॉजिकली बात करते हैं, डेटा बैकअप के साथ बात करते हैं। आप जब उनको सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उनके व्यूज में, उनके एनालिसिस में कितनी मैच्योरिटी होती है, और डेटा बैकअप के साथ वो बात करते हैं बाकायदा। लोकेश जी, कुछ स्टॉक्स हमारे दर्शकों के लिए। जी सर, पहला चीज टाटा पावर, जो अभी हम बात ही कर रहे थे, मुझे महंगा नहीं लग रहा 30 रुपए का आने के बाद भी। टाटा पावर को रखिए। मैं अभी दिवाली टू दिवाली के लिए आपके चैनल पे 4 पिक्स देने वाला हूँ। एक है टाटा पावर, इसको कंटिन्यूअस होल्ड रखिए, मुझे लगता है यहाँ से 50 से 60% का रिटर्न आपको 1 साल में आते हुए दिखेगा, मे भी जल्दी आ जाए। दूसरा स्टॉक जो होगा वो होगा प्रेस्टीज स्टेट, जो मैंने आपके चैनल में पहले भी दिया है, 430 के अप्रोक्स भाव में वहां पर ही चल रहा है अभी भी। ये भी आपको 50-60% का रिटर्न आने वाले 1 साल में देना चाहिए। ओके 444 हो गया है, इसी भाव में भी ले सकते हैं, यहाँ से 50-60% का रिटर्न आराम से आपको आने वाले 1 साल में देखना चाहिए। मैं रियल एस्टेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। वापिस ये बोलेंगे सर डबल हो गया शेयर, मैं बोलूंगा अभी तक अगर मुझे दिल्ली से कलकत्ता आपके पास आना है, मैं अभी ट्रेन में बैठा भी नहीं हूँ। रियल एस्टेट सेक्टर अभी इस जगह पे है, तो बहुत लंबी दूरी बाकी है रियल एस्टेट सेक्टर में। कभी टाइम मिलेगा तो हम इसके ऊपर भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा मुझे क्यों लगता है रियल एस्टेट सेक्टर इतना ज्यादा बुलिश हूं मैं। एंड तीसरा स्टॉक जो मैं बात कर रहा हूं वो है ग्राविटा इंडिया। ओके, मैं लॉजिक नहीं बता रहा था, मैं लॉजिक बता देता हूं एक बार। टाटा पावर का लॉजिक है, ईवी सेगमेंट में इन्होंने एक तो लास्ट 10 साल में इन्होंने रिटर्न नहीं दिया, तो अभी हमें लगता है ये इसका साइकिल घूम रहा है, पावर सेक्टर घूम रहा है, तो एक पावर सेक्टर का बेनिफिट टाटा पावर को मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, टाटा पावर का रीजन ये था तो आप देखोगे ईवी सेक्टर सेगमेंट में ऑलरेडी 1000 ईवी का स्टेशन इन्होंने लगा दिया है। इनका टारगेट 3 साल में 10,000 ईवी स्टेशन लगाने का है।
इनके साथ बीपीसीएल, एचपीसीएल के साथ टाई अप हो चुका है, और भी बहुत सारे टाई अप ये करने वाले हैं। ये ऑलरेडी टाई अप कर चुके हैं एमजी के साथ, उसके बाद होंडाई के साथ, टाटा मोटर के साथ तो इनका है ही ऑलरेडी। तो ये सारे इनके जो है तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट, एंड 60% आने वाले 2025 में इन्होंने अपना रिन्यूएबल एनर्जी का 25% इंक्रीज कर दिया है। टारगेट ऑलमोस्ट 50 to 60% इनका टोटल एनर्जी कंजम्पशन यहां से आएगा, एनर्जी का पावर रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा, जो इंडिया का मेन फोकस है। हाइड्रो एनर्जी में ये फोकस करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस तरह फंडामेंटल रीजन से, टेक्निकल रीजन से आप देखोगे टेक्निकली एक अपमूव स्टार्ट हो चुका है। तो इस सारे रीजन से हमें टाटा पावर अच्छा लग रहा है। दूसरा स्टॉक हमने बताया था आपको प्रेस्टीज स्टेट 10 साल के अंतराल के बाद, 2008 के बाद 2021, मतलब 12 साल हो गए ऑलमोस्ट, वहां से अब रियल एस्टेट सेक्टर घूमना स्टार्ट किया है। और प्रेस्टीज स्टेट वन ऑफ द पायनियर कंपनीज है जो रियल एस्टेट में है, तो इसीलिए हमने रियल एस्टेट सेक्टर में प्रेस्टीज स्टेट को चूज किया है। इसका वैल्यूएशन भी इतना महंगा नहीं है, 14-15 हजार करोड़ की कंपनी है और अच्छे वैल्यूएशन में आपको मिल रहा है। टेक्निकली आप सपोर्ट देखोगे तो 380-390 में बहुत ज्यादा सपोर्ट है। तो इस लेवल से यहाँ से इसलिए अच्छा लगता है प्रेस्टीज स्टेट। तीसरा हमने स्टॉक आपको ग्राविटा इंडिया बताया है। ग्राविटा 230 के भाव में आपको अभी दिख रहा होगा। बिल्कुल नितिन जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल क्लियर है लोकेश जी। सर ग्राविटा इंडिया में 230-232 के रेंज में आपको दिख रहा होगा। तो ग्राविटा इसलिए अच्छा लग रहा है, सब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, हम बात कर रहे हैं गाड़ियों की, मगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आने के बाद उनकी बैटरी का क्या होगा जब वो खराब हो जाएंगे, कहाँ उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो ग्राविटा ऐसी कंपनी है जो खराब बैटरीज है उसको रिसाइकिल करने का काम करेगी। तो हम ये रिसाइकिल बिजनेस में आ रहे हैं ग्राविटा इंडिया का। तो ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। आने वाले टाइम में जितना इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस बढ़ेगा, ग्राविटा का बिजनेस उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि ये रिसाइकिल बिजनेस में काम आएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पार्ट्स का। तो इसलिए हमने ये स्टॉक चूज किया है। 1 साल तक 230 का भाव है। अभी हमें लगता है 310 से 320 का लेवल आपको आते हुए दिखेंगे 1 साल के अंदर। चौथा स्टॉक जो है वो है टाटा मोटर्स। तो हम आपको दे चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। एक और स्टॉक हमने दिया था लास्ट वीक में, जीएम फोर्डलर, जिसका 4700 में हमने बाई करने की बात की थी, और 47 में बाई करने की बात की थी, और हमने टारगेट दिया था 5100 का। तो ये शॉर्ट टर्म का है, मगर ये स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो 1 साल के लिए, तो ये 7000 तक का लेवल आपको दिखा सकता है। ओके। ये चारों दिवाली टू दिवाली पिक आपके चैनल में हम दे रहे हैं। ओके दोस्तों, लोकेश जी की तरफ से ये दिवाली टू दिवाली पिक है। टाटा पावर, ग्रेविटा इंडिया, जीएम फेडलर्स, ये स्टॉक्स आप दिवाली टू दिवाली के लिए होल्ड कर सकते हो। और उन्होंने बहुत ही लॉजिकली बताया है कि क्यों इसको होल्ड करना है, वैल्यूएशन कंपनी की क्या है, फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है कंपनी का। रियल एस्टेट में उन्होंने प्रेस्टीज एस्टेट बताया है, और उसके पीछे पूरा लॉजिकली उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि प्रेस्टीज एस्टेट को क्यों ले रहे हैं, कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड कर रही है, कंपनी का ऑर्डर बुक कैसा है, और उन्होंने 2012 के बाद से रियल एस्टेट में क्या बदलाव आया और अभी कैसा लग रहा है रियल एस्टेट, उस चीज को लॉजिकली प्रेजेंट करते हुए उन्होंने बताया कि क्यों वो प्रेस्टीज एस्टेट को रिकमेंड कर रहे हैं हमारे चैनल पे। लोकेश जी, कुछ सवाल ले लेते हैं। अरविंद कोठारी ये कलकत्ता से जुड़ रहे हैं। केपीआईटी बोल रहे, केपीआईटी के ऊपर में लोकेश जी का व्यू, केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी 330-335 के लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है। बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन पेरेंटेज है। लॉन्ग टर्म के लिए हमें अच्छा लग रहा है। आई बिलीव आपके दर्शक आज लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे होंगे जी, तो इसको होल्ड रखें। ये टाटा एल्क्सी के बाद इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो गाड़ियों की मोबिलिटी में सॉफ्टवेयर बनाती है। तो ये बहुत आने वाले टाइम पे हमें लगता है ऑटो सेक्टर बहुत बूम करेगा। उसके साथ ही केपीआईटी टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसके एंसिलरी में काम करती है, टेक्नोलॉजी में काम करती है, कार टेक्नोलॉजी में काम करती है, तो इनका बूम आना हमें लगता है अच्छा होगा। बट अभी थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेस है और कंसोलिडेट हो रहा है। जब तक 350-60 ना निकले तब तक एक बड़ा मूव इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, टारगेट क्या रहेगा लोकेश जी इसमें?
अगर आप एक साल का होल्ड करके चलते हो तो 380 से 400 रुपए का भाव आपको देखने को मिल सकता है। 30% बहुत अच्छा है। ओके ओके लोकेश जी। संदीप संदीप कुमार जुड़ रहे हैं लखनऊ से, संदीप केडिया जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। मिंडा कॉर्प और सेंचुरी प्लाई के ऊपर में 5 से 6 महीना का व्यू पूछ रहे हैं। मिंडा कॉर्प एंड सेंचुरी प्लाई। मिंडा कॉर्प आई बिलीव 170 के करीब चल रहा होगा अभी। बिल्कुल 165 165 170। ऑटो एंसिलरी सेक्टर में है ये कंपनी, अच्छा लग रहा है। और ये अभी चार्ट वाइज भी और फंडामेंटल भी ठीक है इसका। तो 220 तक का टारगेट ये लेके चले, 150 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ओके एंड सेंचुरी प्लाई? सर सेंचुरी प्लाई आई बिलीव 500 550 के रेंज में चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। 570 चल रहा है बिलीव, राइट जी। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, रियल एस्टेट एंसिलरी है ये। जैसे मैंने बताया रियल एस्टेट में मैं बुलिश हूं, तो एंसिलरी रियल एस्टेट से ज्यादा रिटर्न देता है हमेशा, जब भी देता है। टूटता भी बहुत ज्यादा है जब करेक्शन आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है मैं कहां ले रहा हूं और कहां बेच रहा हूं। अभी ये लेने का भाव अच्छा है, 570 में भी ऐड कर सकते हैं। हम अपने क्लाइंट को 420 410 से रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। हमारे क्लाइंट के पास ये होगा ऑलरेडी, पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। मगर ये स्टॉक जो है हमें 700 750 का लेवल आते हुए दिखेगा 8 से 1 साल के अंदर, 8 महीने से 1 साल के अंदर। ओके तो आप लोग जरूर लगा लें 490 के करीब। ओके तो संदीप जी आपको आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। और कई सारे दर्शक लोकेश जी के कहने पर, लोकेश जी ने ऐसा बताया कि रियल एस्टेट को लेकर के हम डिटेल में बात कर सकते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल लोकेश जी के साथ हम किसी दिन कनेक्ट होंगे, एक डिटेल शो करेंगे, रियल एस्टेट को समझेंगे। कई सारे दर्शक गॉडरेज प्रॉपर्टीज और बाकी सब भी सवाल पूछ रहे हैं। सो लोकेश जी गॉडरेज प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ, गॉडरेज प्रॉपर्टीज कैसा लग रहा है? आई बिलीव 2500 का भाव चल रहा होगा इसमें गॉदरेज प्रॉपर्टीज का। बिल्कुल 2300 2400 रुपया, 2400 रुपए चल रहा है। अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच है, मगर क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर चलेगा तो हमें लग रहा है अच्छा लग रहा है। और ट्रेडिंग वाइज भी अच्छा लग रहा है। पोजिशनल 1 से 1.5 महीने के अंदर हमें 2600 2700 का लेवल आते हुए दिखेगा। और अगर 1 साल का व्यू पॉइंट है तो हमें 2800 से 3000 का लेवल भी इसमें देखने को मिल सकता है। ओके 2200 का स्टॉप लॉस जरूर के साथ में ये भी चल पड़ेगा, रियल एस्टेट के साथ ये भी चल पड़ेगा। नंबर 1 प्लेयर है, रियल एस्टेट में नंबर 1 प्लेयर गॉदरेज प्रॉपर्टीज है, तो ये तो चलना ही चलना है। ओके चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी आपके साथ बात करने के लिए। और आपके साथ डेफिनेटली हम किसी दिन कनेक्ट होंगे जहां पर हम रियल एस्टेट को थोड़ा सा डीपली जाकर समझेंगे कि रियल एस्टेट है। बिकॉज मैं आपको बताऊं रियल एस्टेट में 2 तरह के व्यू बन रहे हैं। कुछ लोग अभी भी रियल एस्टेट में अभी बुलिश नहीं है, बोल रहे हैं अभी गिरावट रहेगा। बिकॉज दिस कोरोना के बाद में लोग उतने ज्यादा अभी पॉजिटिव नहीं हुए हैं रियल एस्टेट को लेकर। लेकिन आप बता रहे हैं कि रियल एस्टेट में बहुत तेजी है, तो इसको हम आपके एंगल से समझेंगे। डेफिनेटली आप डेटा बैकअप के साथ में हमारे दर्शकों को समझाओगे कि क्यों रियल एस्टेट आपको पॉजिटिव लग रहा है। बिकॉज बहुत ही खूबसूरती से आज आपने टाटा पावर को और कहीं ना कहीं प्रेस्टीज स्टेट को डिस्क्राइब किया है। सो हम लोग अपने नेक्स्ट शो में या किसी और शो में आपके साथ डिटेल में बात करेंगे रियल एस्टेट के ऊपर में। नितिन जी एक लाइन आपको बता दूं तो आपको शायद क्लियरिटी आ जाए। 2 लाइन मैं बता दूं कोविड का, क्योंकि आपने बात की है। कोविड ने हमें सिखाया घर से कैसे काम करना है, राइट? तो घर से जब काम करना होता है तो घर भी बड़ा चाहिए होता है, क्योंकि नहीं तो डिस्टर्ब बहुत होता है। घर पे अगर छोटा घर है तो आप काम उस तरह से नहीं कर सकते। तो नंबर 1 इसीलिए लोग जिसके पास 2 BHK है वो 3 BHK में जा रहे हैं, जिसके पास 1 BHK वो 2 BHK में जा रहा है, जिसके पास 3 है वो 4 में जा रहा है। एक चीज। नंबर 2, आप आज से 5 साल पहले का रियल एस्टेट में लोन का प्राइस देखो, 12-13% में मिलता था। आज 6% में मिल रहा है, 6-6.5% में मिल रहा है। ये एक बड़ा ड्राइवर है, राइट? और आगे जब हम बात करेंगे आपको पूरा मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्यों 15-20 मिनट लग जाएगा उस चीज में, क्यों हमें लगता है रियल एस्टेट सेक्टर बहुत अच्छा करेगा। आप एक काम कीजिए, आपके जो 10-15 लोग हैं उनसे पूछिए, तो वो आप देखो कि 10 में से 8 लोग ये बोलेंगे मैं नया घर देख रहा हूँ। आपके सर्कल में बात कीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। तो 8 में से 10 लोग बोलेंगे मैं नया घर देख रहा हूँ, तभी आपको क्लियरिटी आ जाएगी रियल एस्टेट सेक्टर क्यों बनना चाहिए। चलिए ये हम आगे शो में बात करेंगे। जी सर। बिल्कुल लोकेश, इसके ऊपर हम आगे शो में बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर में जब हम बात करेंगे तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इसके अंदर में मैं ये भी सवाल पूछूंगा कि जब आप इतने सारे चीजों को लेकर बात कर रहे हैं, तो एक जहां पर आपने लोन की बात की, इंटरेस्ट की बात की, तो वहीं पर एक सवाल उठता है डिमांड और सप्लाई की। तो पहले का जो सप्लाई अभी तक नहीं हो पाया है,
बिकॉज प्री कोविड सिचुएशन जैसा था उसके अंदर में जितने प्रॉपर्टीज बने सर हुए थे वो अभी सर तक सर सर अगर स्क्वायर ऑफ नहीं हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है। सो मैं हम इस चीज सर के ऊपर डिटेल में बात करेंगे इन सब चीजों जरूर के जरूर ऊपर जरूर, में। मैं आखिरी आज का एक डेटा दे दूं आपको, सिर्फ आपको आज का एक डेटा देता हूँ, 2 डेटा देता हूँ आपको। जीएसटी कलेक्शन देखिए, 1,30,000 करोड़, हम्म, जो सेकेंड हाईएस्ट है अभी तक का। ये दिखाता डिमांड क्या है। नंबर 1, ये दिवाली से पहले वाला है, दिवाली बाद वाला जो अभी जीएसटी कलेक्शन दिसंबर में आने वाला है, आप उसको देखिएगा, रिकॉर्ड तोड़ आएगा। एक ओके, तो वो दिखाएगा आपको डिमांड क्या है। डिमांड अब कैसे मालूम चलेगा आपको? आप मन से नहीं बोल सकते डिमांड है या नहीं है, आपको डेटा बताता है। नंबर 2, आज का डीजल का आप कंजम्पशन देख लीजिए, 2019 का जो पीक था उसको क्रॉस कर चुका है आज। बिल्कुल डीजल हमारे इंडिया के कोई भी कंट्रीज का ग्रोथ दिखाता है, क्योंकि डीजल से ही फैक्ट्रीज चलती है, डीजल से ही सब कुछ चलता है। डीजल का कंजम्पशन आप देखो, 103 रुपए भाव होने के बाद भी मैक्सिमम सिटीज में डीजल का कंजम्पशन जो है प्री कोविड लेवल से ऊपर आ चुका है। आज का डेटा ये दिखा रहा है डिमांड कहाँ है। हम्म, यस, हमारी जो ये रैली है, के शेप रैली है, भी शेप रैली नहीं है। एक वर्ग है जो बहुत पैसा बना रहा है, दूसरा वर्ग है कुछ पैसा खो भी रहा है, ये एग्री कर रहा हूं, बट ऑन एन एवरेज हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। आप अगर आरबीआई का लास्ट प्रेडिक्शन देखो तो 8.5-9% का उन्होंने 9.5% का प्रेडिक्शन दिया है जीडीपी ग्रोथ का, और 2022-23 में हम डबल डिजिट में भी जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, उसके बारे में आगे बात करेंगे, टाइम की थोड़ी सी मेरी बिल्कुल भी कमी है, मुझे बिल्कुल बिल्कुल जाना है। बिल्कुल लोकेश जी, इसलिए मैं भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो के साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी बातें करने के लिए, हमारे दर्शकों को दिवाली टू दिवाली स्टॉक्स बताने के लिए, और हमारे कुछ दर्शकों के सवाल भी हैंडल करने के लिए। धन्यवाद लोकेश जी, आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामना, और दिवाली की भी मैं आपको एडवांस में अपने दर्शकों की तरफ से, इस चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भेजता हूं। थैंक यू लोकेश जी, नितिन जी, एंड आपके दर्शकों को भी धनतेरस की और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। दोस्तों ये लोकेश जी थे हमारे साथ में, और हमने आज कहीं ना कहीं आधे घंटे का एक पूरा शो लोकेश जी के साथ किया, और बहुत ही डिटेल में समझा कि किस तरह से वो स्टॉक्स को देख रहे हैं। दिवाली टू दिवाली के स्टॉक्स के लिए उन्होंने 4 स्टॉक्स हमें बताए हैं, टाटा पावर, प्रेस्टीज एस्टेट, और दिस निफ्टी को लेकर उन्होंने 1 लाख का भी उन्होंने 5 साल का प्रोडिक्शन उन्होंने कहीं ना कहीं एक दे दिया है, और बहुत ही लॉजिकल उन्होंने इस बात को डिस्क्राइब किया कि क्यों वो 1 लाख देख रहे हैं, और बजट सेशन तक वो कैसे 20,000 देख रहे हैं। बिकॉज कई सारे दर्शकों के सवाल आ रहे थे जब मैंने कल इस बात को पोस्ट किया था अपने फेसबुक और यूट्यूब पेज पर कि लोकेश सेठिया की नजर से 20,000 की निफ्टी। सो इस बात पर कई लोगों के सवाल आ रहे थे कि 20,000 जाने का क्या रीजन रहेगा। जिन लोगों ने हमारे इस शो को लाइव देखा है, और अगर लाइव नहीं भी देखा है तो हम अपने इस शो को अपने यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे अपलोड करेंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये होता है कि अगर आप किसी काम में बिजी हैं अगर, और कहीं ना कहीं आप ओवरलुक कर जा रहे हैं, तो आपके पास में एक बेल या अलर्ट सिस्टम आ जाता है जिससे आपको पता चल जाता है कि हम लाइव हो रहे हैं। और उसके बाद अगर हम अपने वीडियोस को अगर अपलोड करते हैं तो वो अलर्ट भी आपके पास चला जाता है, और आप उस वीडियो को देखकर कहीं ना कहीं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होकर जान लेते हो कि हमारे एक्सपर्ट्स क्या व्यू रख रहे हैं। दोस्तों आज का शो मैं यहीं पर खत्म करूंगा। धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामना, और एडवांस में मैं दिवाली की भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट शो में किसी और एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट होंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, कल भी मैंने आपको बताया था कि हम अपने शो में कई बेहतरीन एक्सपर्ट्स को ला रहे हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिस्ट के अलावा हम गैन एक्सपर्ट्स, इलियट वेव थ्योरी के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जानकार हैं, और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स, उनको हम बहुत जल्दी अपने शो में इनवाइट करने जा रहे हैं, और उनसे भी हम समझेंगे। बिकॉज दोस्तों मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट अपनी अपनी थ्योरी के ऊपर चलता है, और सारी थ्योरी सही होती है। मैं किसी भी थ्योरी को गलत नहीं बोलता हूं। टेक्निकल अगर काम करता है तो फंडामेंटल भी काम करता है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी उसी तरह से अपना रोल प्ले करती है, गेन थ्योरी भी अपना रोल प्ले करती है, और इलियट वेव थ्योरी भी अपना रोल प्ले करती है। हम इन एक्सपर्ट से समझेंगे, उनके एंगल से, उनके चश्मे से मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये थ्योरीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर, डिफरेंट मार्केट्स पे काम करता है।
उस थ्योरी के पीछे लॉजिक क्या होती है, कैलकुलेशंस क्या होती है, वजह क्या होती है। सो हम जब उन एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होंगे तो हम बहुत डिटेल में समझेंगे। आज के लिए हम अपना शो यहीं पर खत्म करते हैं, विराम देते हैं, और कल हम आपसे फिर कनेक्ट होंगे 9:20 पर, और फिर समझेंगे कि मार्केट किस तरह का रुख करने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।